जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। आज है 30 मार्च और हम लोग लेकर के आए हैं करंट अफेयर की एक नई क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से बनने वाले जो कुछ क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में आएंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस या स्टेट का भी कोई एग्जाम हो, चाहे टीचिंग का भी कोई एग्जाम हो, हर किसी में वो क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे और शुरू करते हैं करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि पहले क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। तो भारत के एक पड़ोसी देश में किस देश में पूछा गया है कि 7.7 का एक जो है वो तीव्रता का भूकंप आया है। तो भारत का एक पड़ोसी देश म्यांमार है, उसमें 7.7 तीव्रता का बहुत तेज जो भूकंप आया है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उसके बाद दूसरा जो भूकंप मतलब उसी के बाद में जस्ट आया है, वो थाईलैंड में देखने को मिला है। थाईलैंड में भी जो बहुत नुकसान हुआ है और वहां की भी सरकार ने जो है आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को दिया गया है कि म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी जो गहराई मापी गई है वो 10 किलोमीटर के आसपास नापी गई है। कि यानी अगर पृथ्वी है, तो अगर यहाँ पर अगर कोई भूकंप आता है और यहाँ से अगर मान लो कोई उठता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर के आसपास नापी गई। कि यानी 10 किलोमीटर अंदर से कोई भूकंप उठा था। यह भूकंप की वजह म्यांमार में कई इमारतें झुकने की खबर आई और कई लोगों की इसी में डेथ भी हो गई है। और जब भूकंप के पहला भूकंप म्यांमार में आया, दूसरा भूकंप हमारा थाईलैंड में आया था। थाईलैंड में ही बहुत ज्यादा जान माल की नुकसान हुई है। थाईलैंड जो काफी नुकसान होने के बाद में जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे वो सिवानात्रा, नाम इनका देख लीजिएगा, इनका सरनेम है सिनावात्रा, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। यहाँ का जो जिस भूकंप का जो उपकेंद्र था वो म्यांमार ही था, यानी जो एपिसेंटर होता है भूकंप का वो म्यांमार ही था। और इसमें देखते हैं कि किसी भी भूकंप जब कोई आता है, यानी हम लोग और भूकंप के बारे में देखते हैं, तो जब कोई भूकंप आता है तो भूकंप आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण है क्योंकि म्यांमार क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूकंप आने की तीव्रता ज्यादा बनती रहती है। तो भूकंप आने का पहला रीजन है कि पृथ्वी की प्लेटों का जब उन एक दूसरे से टकराती हैं, तब जाकर के भूकंप आता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तब जाकर के भूकंप आता है। और पृथ्वी की सतह पर दबाव जब बढ़ना शुरू हो जाता है, किसी भी बिल्डिंग से या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनता है, उससे अगर प्रेशर बनना शुरू होता है, तब भी भूकंप आने की संभावनाएं बनती है। और पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां जो भी होती हैं, उनके कारण भी भूकंप आता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भूकंप से कुछ रिलेटेड कुछ और तथ्य दिए गए हैं। यानी अगर कहा जाए म्यांमार में भूकंप की वजह ही क्यों आई, यानी म्यांमार में इतनी तीव्रता का भूकंप क्यों आता है या क्यों आया। जैसे हम लोग अगर देखेंगे जो म्यांमार है, ठीक है, तो म्यांमार की स्थिति हम लोग देख लेते हैं कि म्यांमार अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया है और ये वाला जो जोन है वो म्यांमार यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है वो जोन 5 के आसपास का आता है। तो इसमें जो है भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि भूकंप जो है वो म्यांमार में ही क्यों आया है, उसके कुछ रीजंस है। यानी म्यांमार में भूकंप की वजह है भूकंप का केंद्र जो वहां का सागाइंग शहर था, लिहाजा इसकी काफी संवेदनशील है। क्योंकि ये जो है ऐसी जगह पर भारत और बर्मा की टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री है जहां पर 1200 किलोमीटर की लंबी एक विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप का केंद्र साइंगांग ही, यानी जो फॉल्ट लाइन है वही मानी गई है। और साइंगांग टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता रहता है और यही वजह है कि म्यांमार समय समय पर भूकंप में आते रहते हैं। और इस बार भूकंप ने बहुत ज्यादा ही नुकसान किया है, यानी बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। भूकंप जो एक मापा जाता है, वो भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। और ये जिस यूनिट में नापा जाता है वो रेक्टर में नापा जाता है। और जिसे कहा जाए कि जब पृथ्वी की सतह के नीचे, यानी जब कोई अगर मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के नीचे जहां भूकंप का केंद्र स्थित हो, मान लो कि यहाँ से कोई भूकंप शुरू होता है
तो उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, यानी यहाँ से फिर धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर आएगा, तो इस चीज को हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, कि मान लो कि जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो यहाँ से भूकंप उठता है तो इसको हाइपोसेंटर कहा जाएगा। और जैसे यहाँ से पहुंच करके पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचेगा उसको अधिकेंद्र कहते हैं हम लोग, या एपिसेंटर कहलाता है। तो ये भूकंप आने की कुछ जो रीजंस थे जो कई बार देखने को मिलते हैं हमारे क्वेश्चंस में, तो इनसे भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के बनता है, क्योंकि ये जो है वो एक बहुत करंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कोई भी करंट टॉपिक होता है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ये वाले जो एरिया है, ये वाले जो एरिया जो है इस पे जो है वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि जब वही जिस बारे में डिस्कस होता है कि यानी जो फोकस होता है, यानी जो पृथ्वी अगर यहाँ से कोई उठता है यहाँ पर, यानी भूकंप की उत्पत्ति के बाद जो पृथ्वी के भीतर स्थित हो उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। यानी ये जो हो गया वो फोकस पॉइंट हो गया पृथ्वी की सतह के अंदर। और जो भूकंप या अर्थक्वेक जो नापा जाता है वो रिएक्टर, उसकी जो यूनिट होती है वो रिएक्टर होती है, और जो यूनिट नापी जाती है 1 से लेकर के 10 तक की में नापी जाती है। यानी 1 से लेकर के 10 तक की उसकी जो रेटिंग होती है रिएक्टर की, अगर उस यूनिट में नापा जाता है, और 3 रिएक्टर से कम जो होते हैं वो अर्थक्वेक बहुत वो नुकसान नहीं करते, लेकिन 3 से जब ज्यादा आता है या 4, 5, जब 6 के ऊपर आने लगता है तो बहुत ज्यादा तबाही करता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो म्यांमार है भारत का पड़ोसी देश, वहां पे 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया, और उसके बाद में थाईलैंड में भी भूकंप आया, वहां पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय का निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर आ गया है। तो कई जो नए आंकड़े आए हुए हैं 2024 के, उसमें भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है, जिसमें उसने दूसरे स्थान पर जो श्रीलंका था उसको पीछे कर दिया है और उसके जगह पे अपनी जगह बना ली है। तो जब भारत दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर क्या है, पहले स्थान पर केन्या ने अपनी स्थिति बना के रखी हुई, जो कि अभी भी शीर्ष पर है। यानी भारतीय चाय बोर्ड द्वारा हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, इसने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया, जबकि केन्या शीर्ष स्थान पर अभी भी बना हुआ है। तो भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम जो है वो चाय का निर्यात किया है, जबकि 2023 में 231 मिलियन जो किलोग्राम जो है वो निर्यात किया था। लेकिन जब यहाँ पे 254 मिलियन किलोग्राम भारत ने किया तो केन्या को ज्यादा ही करना होगा, यानी इसने क्या किया कि 500 मिलियन किलोग्राम जो है वो चाय का निर्यात कर करके पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत लगभग 25 देशों को चाय का निर्यात करता है, लेकिन ये चाय का निर्यात करता है वो भारत काली चाय का यानी ब्लैक टी चाय का निर्यात करता है। इसमें से जो काली चाय निर्यात करता है उसका 96% जो है वो हिस्सा यही बनाती है। यानी जो भारत जो है अधिकांश जो ब्लैक टी ही बाहरी देशों को निर्यात करता है। तो हाल ही में आने वाले समय पर जो भारत है वो चाय निर्यातक में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि गणित का जो नोबेल पुरस्कार कहते हैं वो एबल पुरस्कार, यानी अगर गणित में कोई नोबेल पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए तो उसका नाम है एबल पुरस्कार। 2025 में इसे सम्मानित किया गया है। तो जो मसाकी काशीवारा जो है जापान के एक मैथमेटिशियन है, उनको इस बार का 2025 का एबल पुरस्कार मिला है। और इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो मसाकी काशीवारा जी है ये जापानी ने, इनको क्यों दिया गया एबल पुरस्कार, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि मसाकी काशीवारा जो है जापानी गणितज्ञ
जापानी गणितज्ञ हैं जिनका इस वर्ष में एबल पुरस्कार दिया गया है। काशीवारा बीजगणित, इन्होंने जो योगदान दिया है वो बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधि सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान और विशेष रूप से डी मॉड्यूल सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, इसीलिए इनको इस साल का एबल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्रिस्टल बेस की भी खोज की। इसके गणितज्ञों को जटिल गणना और सरल ग्राफ में बदलने में मदद मिली, जिससे गणितीय सिद्धांत को समझ गणना और क्रांतिकारी सुधार हुआ है। इसी जो जापान के गणितज्ञ हैं उन्होंने हेल्प की। फिर क्या एबल पुरस्कार कब से शुरू हुआ और इसमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एबल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स है, मैथ्स के क्षेत्र में ही दिया जाता है, जो जिसको मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यानी एबल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों की मान्यता देता है। यह नॉर्वे सरकार देता है। यानी कौन रिलीज करता है? नॉर्वे सरकार की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान और प्रशासित किया जाता है। यानी जो एबल पुरस्कार है वो नॉर्वे देश प्रसारित करता है। इसका नॉर्वेजियन गणितज्ञ जो थे नील हेनरिक एबल 1800 से लेकर 1829 तक की इनके टाइम था, इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे संसद 2002 में एबल 200वीं वर्षगांठ पर दिया गया था। ये जो है 1899 से ये पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो पुरस्कार शुरू हुआ था वो 2003 से देना शुरू किया गया था। यानी जो वास्तविक तरीके से जो एबल पुरस्कार दिया जाने लगा वो 2003 से दिया गया था। हाँ, ये पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया था और इसे नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो ये जो एबल पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार के बराबर ही माना जाता है। इसमें पूछ भी लिया जाता है कि कितनी धनराशि का अवार्ड मिलती है, तो यहाँ पर 7.7 मिलियन क्रोनर, यानी ये जो नॉर्वे की करेंसी है उसमें 7.5 मिलियन यानी लगभग इतने डॉलर की करेंसी मिलती है। ठीक है, धनराशि नॉर्वेजियन के कलाकार हेनरिक हैगन द्वारा डिजाइन की गई ये ग्लास की पट्टिका भी शामिल की जाती है। ठीक है, एक आपको एक पट्टिका भी दी जाती है। ये हमारे मसाकी काशीवारा जी हैं जिनको इस बार का एबल पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार का इतिहास 1899 से शुरू हुआ था, जो मैंने बताया, लेकिन इसका वास्तविक जो एबल पुरस्कार जो दिया गया था वो 2003 में दिया गया था इनकी बीजगणितीय विश्लेषण खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया है कि हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम दाना है, वो उसका नामकरण किस देश ने रखा था? तो जो चक्रवात आते हैं कोई ना कोई देश जो है उसका नामकरण देता है, उस चक्रवात का नाम रखा जाता है। तो जो पूछा गया है कि जो दाना जो है चक्रवात का नाम किसने रखा था? जो दाना का नाम जो रखा गया था वो कतर ने रखा था। इसका जो असली वास्तविक जो मीनिंग होती है वो दाना की क्या होती है कि कतर द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त के आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत को सुझाए गए दाना नाम का अर्थ जो अरबी में होता है जिसका मतलब होता है उदारता। यानी इसे इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण पर मानक परंपरा के अनुसार रखा गया है। यानी दाना का जो मीनिंग भी आ सकता है क्वेश्चन में, जिसका मीनिंग होती है उदारता। चक्रवात दाना जिसमें जो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह हवा चलती है और 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की हवा के झोंके उत्पन्न करने की उम्मीद की जाती है। और दाना एक क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। ठीक है, कि पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी जो तूफानों में से एक माना जाता है जिसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, वे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में विकसित होते हैं। यानी जो इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं, जिस प्रकार का इस बार चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 21, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिम्बेक्स जो युद्ध अभ्यास होता है किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर की जो नौसेना होती है उनके बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। तो इस बार पूछा गया कहाँ प्रारंभ हुआ है?
तो उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इस प्रकार जो भारत और सिंगापुर की जो नौसेनाएं हैं वो यहाँ पर युद्ध अभ्यास करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्व न्याय परियोजना के रूप में रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो हाल ही में एक सूचकांक आया रूल ऑफ लॉ जिसमें भारत की स्थिति का बताया गया है। तो भारत की स्थिति जो है वो 79 आई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने देश जो थे उसमें लोगों ने भाग लिया और कौन सा स्थान आया। विश्व परियोजना में रूल ऑफ लॉ 2024 में टोटल जो थे वो 142 देश थे, जिसमें जो भारत का स्थान है वो 79 है। डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है और सबसे जो निचले स्थान पर है वो वेनेजुला है। यानी फर्स्ट रैंकिंग जो डेनमार्क की है और सबसे नीचे वाली रैंकिंग जो है वो वेनेजुला है। यहाँ पर क्या हुआ कि भारत कुछ और रैंकिंग मिली कि सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध के सामने मामले में भारत की जो है वो 60वां स्थान मिला है। और तीसरा क्या है कि खुली सरकार के मामले में 44वें स्थान पर है। खुली सरकार की जो रैंकिंग आई उसमें 44वें स्थान पर है। मौलिक जो अधिकार हैं उन पे मौलिक अधिकारों के रूप में देखा जाए कि 102वें स्थान पर है और व्यवस्था और सुरक्षा की सूचकांक में 98वें स्थान पर है। ये रैंकिंग को आप लिख लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। आपराधिक न्याय दक्षता में 82वें स्थान पर है के मामले में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें जो है वो कुछ जो रैंकिंग है वो बहुत खराब है, जिनमें जो इंडिया का जो है वो स्थान जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में रानी जो रामपाल जी थी वो किस खेल से संन्यास लिया है। रानी रामपाल जी हैं जो किस खेल की प्लेयर थी, उनके बारे में बताया गया कि कौन से खेल से संन्यास लिया। तो ये हॉकी की प्लेयर है, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि रानी रामपाल जी जो है हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने 16 साल की अपने करियर के बाद में हॉकी को अलविदा कह दिया है। यानी उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है। इनका करियर कैसा रहा उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि रानी ने 14 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और 254 मैचों में 205 जो है वो गोल किए हुए हैं। ठीक है। में 2016 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2020 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में मेजर ध्यानचंद और पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था। तो ये कुछ जानकारी जो थी वो रानी रामपाल के बारे में थी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 2024 की जो रैंकिंग आई है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें जो स्थान रहा है वो 174वां रहा है, जो कि टोटल जो देश थे वो 182 थे, उसमें भारत की स्थिति जो है वो काफी खराब आई है। इसके कुछ रीजंस है, यानी 176वां स्थान आया और इसमें टोटल जो देशों ने भाग लिया था 182 देशों ने भाग लिया था। भारत की निम्न रैंकिंग अकुशल भूमि प्रबंधन और बढ़ती जैव विविधता के खतरों के कारण आई है। यानी इसकी जो रैंकिंग है वो इन्हीं सब कारणों की वजह से आई है। इसमें जो है वो 4 प्रमुख मापदंडों में मूल्यांकन किया जाता है। पहला, भूमि प्रबंधन किस प्रकार से होता है। दूसरा, जैव विविधता के कारण खतरा किस प्रकार से आता है। और तीसरा, क्षमता और शासन। चौथा होता है भविष्य के रुझान या भविष्य के बारे में आप लोगों ने क्या प्लान किया उसके बारे में भी मूल्यांकन होता है। तो 4 मापदंड है जिनमें इनकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है। एक पुस्तक लॉन्च हुई है रतन टाटा ए लाइफ, जिसके लेखक इसमें पूछा गया है कि कौन है। तो थॉमस मैथ्यूज जो है उसके लेखक है। इन्होंने ही रतन टाटा ए लाइफ करके एक बुक लॉन्च की है। तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रतन टाटा जी आप सब लोग जानते हैं कितने महान व्यक्ति थे। इनके बारे में हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इनके बारे में एक बुक से जो क्वेश्चन जो लेखक
और क्या कहते हैं बुक का आता है एक क्वेश्चन, उससे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप ये लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाल ही में दिवंगत जो कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था, यानी जो अभी कनक राजू जी की डेथ हुई है वो किस नृत्य से, लोक नृत्य से संबंधित थे। तो वो गोसाड़ी नृत्य से संबंधित थे, जो कि आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में जो वहाँ के ट्राइब्स होते हैं वो लोग इस प्रकार का नृत्य करते हैं। यानी हाल ही में दिवंगत कनक राजू जो गोसाड़ी लोक नृत्य के उस्ताद थे का संबंध तेलंगाना के गोसाड़ी नृत्य से था। यहाँ पर ये जो तेलंगाना का राज्य का एक प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य है जो विशेष रूप से डंडारी उत्सव के दौरान किया जाता है। यानी ये सर पे जो भारी भारी सा बांध करके कुछ किसी चीज के पंख है उनको बांध करके ये जो है वो नृत्य किया जाता है। वो तेलंगाना के जो है डंडारी उत्सव है उसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हाल ही में डीआरडीओ ने नौसेना की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। वो कहाँ से, वो किसका, कौन सी चीज का किया है, यानी कौन सी मिसाइल का परीक्षण जो है डीआरडीओ ने हाल ही में किया है। तो VLSRSAM का जो है वो परीक्षण किया है, यानी वर्चुअल लॉन्च और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल करके इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला के कौन है, या क्या उनका क्या नाम है, इनके बारे में पूछा गया है। तो जो रोशनी नादर जी हैं ये इनको टॉप 10 में ऐड किया गया और इनकी जो रैंकिंग है वो 5th है। 5th रैंक इनकी आई है जो जो अमीर महिलाएं हैं विश्व में उनमें से। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि रोशनी नादर अग्रवाल जी जो है इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो HCL जो टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है। यानी दुनिया की सबसे 5वीं, यानी इनकी जो रैंक आई है वो 5th रैंक आई है और 5वें नंबर पे है। इनके पिताजी शिव नादर है, उन्होंने हाल ही में अपनी 49% की जो प्रॉपर्टी के शेयर जो है उनके नाम कर दिए हैं। कुल संपत्ति इनकी जो है वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास है और भारत में इनका स्थान ये विश्व में 5th रैंक है, बट भारत की तीसरी सबसे अमीर महिला है। ठीक है, ये विश्व में 5वें नंबर पे है और भारत में की सबसे तीसरे नंबर की सबसे अमीर महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हाल ही में लॉन्च दीपम 2 योजना किसने लॉन्च की है, यानी किस देश ने दीपम 2 योजना लॉन्च की है। तो जो ये योजना है आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के CM जो है चंद्रबाबू नायडू ने ही ये जो दीपम 2.0 योजना जो लॉन्च की है। तो इसका एक मेन जो उद्देश्य यह है कि स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना या उनकी जो है वो हेल्थ के बारे में देख रेख करने के लिए जो लोग धुएं से और ये जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं उससे हेल्थ से बहुत नुकसान होता है। तो उन सबको कम करने के लिए आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने ये दीपम 2.0 योजना चालू की है। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा साल भर में, और स्वस्थ खाना पकाने के लिए LPG के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का यही मेन उद्देश्य है, लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना और उनकी हेल्थ की देखरेख। भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है। तो कई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर अगर रोड से पहुंचे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है पेशेंट को पहुंचाने के लिए। तो आंध्र प्रदेश का जो ऋषिकेश एम्स है वहां पर आंध्र प्रदेश कह रहे उत्तराखंड का जो ऋषिकेश
एम्स है वहां पर ये जो है प्रधानमंत्री ने मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा जो है वो प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाल ही में इसरो ने भारत का पहला जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है वो कहाँ प्रारंभ किया है। तो हाल ही में जो लद्दाख में जो इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन चालू किया है। तो जो ये कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको ये अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।